डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशंस के बारे में बताऊंगा। अभी तक तो आपने पढ़ा सिंगल पल्स, टू पल्स। सिंगल पल्स मतलब क्या हो गया? पर हाफ साइकिल एक पल्स मिला। टू पल्स का मतलब पर हाफ साइकिल टू पल्स। अब ये मल्टीपल पल्स मतलब मान लीजिए कि n नंबर ऑफ पल्स पर हाफ साइकिल हमें जनरेट करना है। ठीक है, तो मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन क्या है? ये इट इज एक्सटेंशन ऑफ सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन, पहला थिंग। दूसरा थिंग है इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्यू स्पेस पल्सेस पर हाफ साइकिल आर ऑब्टेन। क्लियर है ना? अब मान लिया जाए एन क्या, नंबर ऑफ पल्स पर हाफ साइकिल, जिसका विड्थ क्या हो जाएगा 2d/n। अब जानते हो ना कि पल्स विड्थ क्या था 2d, लेकिन अगर आप nth पल्स का आपसे पूछा जाए विड्थ क्या होगा तो 2d/n। जैसे मान लिया जाए कि आपका अगर सिंगल पल्स है तो सिंगल पल्स के लिए क्या होगा, n का वैल्यू 1, तो पल्स का विड्थ क्या हो जाएगा 2d/1 मतलब 2d। अगर टू पल्स है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो 2d/d। 2d 2 कैंसिल मतलब क्या हो जाएगा d। तो टू पल्स मॉड्यूलेशन में हर एक पल्स का जो विड्थ होगा d। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया कि विड्थ ऑफ nth पल्स 2d/n। दूसरी बात आप जान लीजिए, जब मैं सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन बताया था तो उसमें जो आउटपुट वोल्टेज था, है ना, ये इस तरह था। क्लियर? तो जीरो से लेकर पाई के बीच में आप क्या देख रहे हो, ब्लैंक डिस्टेंस कितना है, इंटरवेनिंग डिस्टेंस एक और दो, लेकिन नंबर ऑफ पल्स क्या है, एक है। तो अगर नंबर ऑफ पल्स अगर n होगा तो ब्लैंक डिस्टेंस मतलब इंटरवेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, n+1। क्लियर है ना? तो यही लिखा है मैंने कि n+1 क्या, नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इक्यू डिस्टेंस पल्सेस ऑफ विड्थ θ1। क्लियर ना? मतलब और जिसका विड्थ क्या मान लिया मैंने, इसको θ1 मैंने इसको मान लिया है। क्लियर? और जो 2d/n है, मतलब जो पल्स जो था आपका पल्स विड्थ फॉर nth पल्स, उसको मैंने 2θ2 से लिख दिया है। तो अब ये देखिए, मैंने जीरो से लेकर पाई के बीच का मैंने इसे ड्रॉ किया है फॉर nth पल्स। तो अब ये बताइए कि इस जीरो से लेकर पाई के बीच में नंबर ऑफ पल्स कितना है n, और इंटरवेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा n+1। तो इस यहाँ से यहाँ तक एंगल को जो है इंटरवेनिंग डिस्टेंस का जो विड्थ है उन्होंने θ1 लिख लिया है। इसका डिस्टेंस क्या होगा 2θ2, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा θ2। क्लियर? अब ये गामा गामा क्या हो गया है, सम ऑफ θ1 प्लस θ2। अब हमें निकालना है कि θ1 कितना होगा और θ2 कितना होगा। गामा क्या हो गया, सेंटर पॉइंट ऑफ ईच पल्सेस। तो गामा है ना, ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो गामा क्या हो गया, सेंटर पॉइंट ऑफ ईच पल्सेस। तो अब ये जरा बताओ हमें कि अगर ब्लैंक डिस्टेंस मतलब इंटरवेनिंग डिस्टेंस का एंगल को आपने θ1 माना है, तो टोटल नंबर ऑफ इंटरवेनिंग डिस्टेंस कितना है n+1, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा n+1 इंटू θ1। क्लियर? अब हम जान रहे हो कि जीरो से लेके पाई के बीच में पल्स का विड्थ कितना होता है 2d। ठीक है, तो अगर पाई में से पल्स के विड्थ को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, एंगल ऑफ इंटरवेनिंग डिस्टेंस। तो n+1 θ1 इसको क्या होगा पाई माइनस 2d, तो θ1 क्या हो जाएगा पाई माइनस 2d/n+1। क्लियर? अब पल्स विड्थ का क्या था वैल्यू 2d/n। क्लियर? जो कि 2θ2 के बराबर होगा, तो θ2 कितना हो जाएगा d/n, है ना? अब दोनों को जो सम कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, दिस वैल्यू। ये क्या हो गया, सेंटर पॉइंट एंगल ऑफ ईच पल्सेस। अब सपोज कीजिए कि सिंगल पल्स के लिए हमें गामा निकालना है। आप जान रहे हो सिंगल पल्स के लिए गामा का वैल्यू कितना होगा, π/2, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो इससे प्रूफ करके बताइए कि गामा का π/2 आता है कि नहीं आता है। एन का वैल्यू मैंने क्या लिखा है 1, तो 1+1 कितना हो गया 2, तो π/2 माइनस डी प्लस एन का वैल्यू 1 है तो डी, तो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा π/2। क्लियर ना? तो ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया गामा को कैलकुलेट करने का। अब हमें करना क्या है कि इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल एंगल कितना हुआ एक साइकिल के लिए, तो 2 पाई।
तो आप जान रहे हो कि n नंबर ऑफ पल्स पर हाफ साइकिल कितना है n, तो एक साइकिल में कितना होगा 2n, तो 2n डिवाइडेड बाई 2 पाई, है ना। तो अब इसका एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक इंडिकेट कर देंगे, थीटा 1 से लेके ये यहां तक, ये एंगल कितना होगा, यहां से एंगल यहां से जो एंगल है गामा है, इस गामा में प्लस थीटा 2 कर दें तो ये पॉइंट निकल जाएगा हमारा। ये लिखा है थीटा 1 से गामा प्लस थीटा 1, और आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो बी एस के बराबर होगा। सॉल्व करेंगे तो आपको ये आ गया 2d बाई पाई उसका स्क्वायर रूट इंटू बी एस। तो देख रहे हैं आरएमएस लोड वोल्टेज जो है बी एस 2d बाई पाई का स्क्वायर रूट। तो आपने देखा सिंगल पल्स हो, टू पल्स हो, मल्टीपल पल्स हो, सब में आरएमएस का वैल्यू क्या होता है, लोड आरएमएस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटेड वोल्टेज सेम होता है। क्लियर। अब मैंने यह किया, यहाँ पे क्या किया है कि अगर मान लिया जाए कैरियर सिग्नल का वैल्यू दिया रहे आपको, वीसी का मैग्नीट्यूड दिया रहे, वीआर का मैग्नीट्यूड दे दिया रहे, वीआर मतलब रिफरेंस सिग्नल, ठीक है, और नंबर ऑफ पल्स दे दिया रहे, तो आपसे पूछेगा कि पल्स का विड्थ क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एक nth पल्स, ठीक है। तो अब बताइए कि ये जो हो गया आपका कैरियर सिग्नल, ये कैरियर सिग्नल जो ट्रायंगुलर नेचर का है, और ये क्या हो गया आपका रेफरेंस सिग्नल जो स्क्वायर नेचर का है। इस दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ है ना, यहाँ पे मैंने सिर्फ जो दिखाया है पाई बाई 2 एन के पहले का ही दिखाया है ना, क्योंकि वो सेम रहेगा। तो अब ये बताओ कि अगर मान लिया जाए कि जब नंबर ऑफ पल्स 1 होता है तो एंगल क्या होता है यहाँ पे पाई बाई 1 पाई, और ये एंगल क्या पाई बाई 2, है ना, ये 0 पाई बाई 2 और पाई सिंगल पल्स के लिए। तो अब ये जरा बताइए, जनरल एक्सप्रेशन है, हमने इस डिस्टेंस को क्या किया x मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये पॉइंट ये भी क्या होगा x। क्लियर। तो मैंने ये ट्रायंगल को मैंने उतार दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, दो सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बी आर ये वाला जो है, और एक ट्रायंगल ये है। तो अब बताओ एक्स बी आर यहाँ पे पाई बाई 2n, और ये क्या हो गया VC। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, आपने पढ़ा हुआ सिमिलर ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टीज होता है, इससे हमने x का वैल्यू निकाल लिया। तो अब बताइए पल्स विड्थ क्या होता है, 2d बाई n, तो पल्स विड्थ 2d बाई n इसको क्या हो जाएगा, पाई बाई n में से क्या करें 2x को माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा, पल्स का विड्थ आ जाएगा, तो पाई बाई n माइनस 2x, ये जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना, पल्स विड्थ का वैल्यू कैलकुलेट करने का, जब रिफरेंस सिग्नल का मैग्नीट्यूड दिया रहे, कैरियर सिग्नल का मैग्नीट्यूड दिया रहे, और नंबर ऑफ पल्स दे दिया रहे। क्लियर ना। तो ये जो था आपका मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन। थैंक यू।